साइंस 10.10 हमारा चैप्टर है, चैप्टर नंबर 5 लाइफ प्रोसेसेस, और उसमें हम अपना टॉपिक कर रहे हैं रेस्पिरेशन। तो हम लोग लाइफ प्रोसेसेस में आगे बढ़ते हैं। तो हम लोग अब एब्जॉर्प्शन करते हैं। मतलब हमने पिछले क्लास में एब्जॉर्प्शन तक देखा था कि जो लार्ज इंटेस्टाइन है वो वाटर को एब्जॉर्ब करती है और उसके बाद जो वेस्ट मटेरियल है वो एनस से बाहर निकल जाते हैं। तो रेस्पिरेशन में अब हम लोग देखते हैं कि जो एब्जॉर्ब मटेरियल स्मॉल इंटेस्टाइन में एब्जॉर्ब हो चुका था वो विली के द्वारा पूरे शरीर में भेजा जाता है। सेल्स में इस एब्जॉर्ब फूड या मटेरियल से एनर्जी रिलीज की जाती है। तो जो हमें एनर्जी मिलती है वो इसी एब्जॉर्ब फूड से मिलती है। एब्जॉर्ब फूड मटेरियल से एनर्जी रिलीज करने के अलग अलग ऑर्गेनिज्म अलग अलग पाथवे फॉलो करते हैं। जैसे हमने देखा था कार्बोहाइड्रेट जब पूरी तरह टूटता है तो वो ग्लूकोज बन जाता है। तो अब इस ग्लूकोज से ही एनर्जी निकलती है। तो ग्लूकोज से एनर्जी कैसे निकलती है? तो ग्लूकोज को और तोड़ा जाता है। ये क्या होता है? 6 कार्बन मॉलिक्यूल C6H12O6। तो इसको जब सेल में सारे एब्जॉर्ब मटेरियल जब सेल्स में जाते हैं तो सेल के जो साइटोप्लाज्म होता है, जो फ्लूइड होता है, वहां पर क्या होता है? इस ग्लूकोज को और तोड़ा जाता है। तो क्या बनाया जाता है? तो इसको बनाया जाता है पायरूवेट। पायरूवेट या फिर इसका नाम होता है पायरूविक एसिड। ठीक है, पायरूविक एसिड में तोड़ा जाता है। इसको कहां तोड़ा जाता है? तो इन साइटोप्लाज्म। और ये क्वेश्चन पूछा गया है और ये इंपॉर्टेंट है कि कहां इसको तोड़ा जाता है। तो साइटोप्लाज्म में इसको ब्रेक किया जाता है। ये 3 कार्बन मॉलिक्यूल है, इनके स्ट्रक्चर्स, इनके प्रोसेस अगर आप आगे कंटिन्यू करते हैं बायो में 10th के बाद तो आपको फिर इनको अच्छे से पढ़ना है। पायरूवेट, पायरूविक एसिड, ये क्या होते हैं? अब पायरूविक एसिड से इसमें कुछ एनर्जी रिलीज होती है, लेकिन और एनर्जी रिलीज होती है जब पायरूविक एसिड को दोबारा ब्रेक किया जाता है। तो जितने भी ऑर्गेनिज्म हैं वो ग्लूकोज से पहले पायरूवेट या पायरूविक एसिड में ब्रेक करते हैं, लेकिन अब जो प्रोसेस है वो अलग अलग हो जाता है। ठीक है, तो हमें 3 प्रोसेस यहाँ से पढ़ने हैं। एक जो आपका होता है वो होता है यीस्ट में। जैसे यीस्ट में ये प्रोसेस होता है, यहाँ पर क्या होता है? तो यहाँ पर पायरूवेट या पायरूविक एसिड को इथेनॉल में ब्रेक किया जाता है। इथेनॉल ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का कंपाउंड है, इंपॉर्टेंट है। हमने क्लास चैप्टर 4 में भी थोड़ा बहुत इन सब के बारे में देखा था। तो इथेनॉल में ब्रेक होता है और यहाँ भी आपका एनर्जी रिलीज हो जाती है। ये 2 कार्बन मॉलिक्यूल है, C2H5OH होता है, लेकिन अभी हमने स्ट्रक्चर्स वगैरह नहीं पढ़ने, वो 11th के ऑर्गेनिक में जब हम लोग जाएंगे तब उसमें अच्छे से इनको देखना है। और हमारा क्या बनता है? तो CO2 बनता है और यहाँ पर फिर से हमारी एनर्जी रिलीज होती है। ठीक है, तो ये एक प्रोसेस है, ये यीस्ट में होता है और इसमें ऑक्सीजन को यूज नहीं किया जाता है। ठीक है, तो यहाँ पर इन द लैक ऑफ ऑक्सीजन, तो इसको हम लोग बोलते हैं एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन या फिर एनएरोबिक रेस्पिरेशन होता है। ठीक है, उसके बाद हमारा क्या होता है? तो उसके बाद हमारा एक होता है मसल सेल्स में, पर उससे पहले हम लोग एक देख लेते हैं। इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन, ऑक्सीजन जैसे ग्लूकोज प्लस ऑक्सीजन हमने देखा था रेस्पिरेशन का, ग्लूकोज प्लस ऑक्सीजन गिव्स CO2 प्लस H2। ऐसे करके हमने एक इक्वेशन, मतलब O2 मतलब C6H12O6 प्लस हमारे पास O2 गिव्स CO2 प्लस H2। ऐसे करके जो रेस्पिरेशन का इक्वेशन था वो हमने देखा था, तो वही हो रहा है। यहाँ पर क्या है? ग्लूकोज, ग्लूकोज को जब ऑक्सीजन मिलता है तो वो क्या बनाता है? तो वो बनाता है हमारा CO2 बनाता है, उसके बाद H2O बनाता है और उसके बाद एनर्जी रिलीज होती है। चैप्टर 1 में केमिकल रिएक्शंस एंड इक्वेशंस में ये क्वेश्चन पूछा हुआ है कि रेस्पिरेशन एक्सोथर्मिक रिएक्शन होता है। ऐसा क्यों? क्योंकि हम लोग देख सकते हैं यहाँ पर एनर्जी रिलीज होती है। ठीक है, और इसी एनर्जी से हम लोग काम करते हैं, अपने वर्क करते हैं। तो ये क्या होता है? ऑक्सीजन के प्रेजेंस में होता है, ये ऑक्सीजन के एब्सेंस में था, यहाँ पर ऑक्सीजन नहीं होता है, तो इसको हम लोग बोलते हैं एरोबिक रेस्पिरेशन। और इसमें जो एनर्जी होता है वो बहुत ज्यादा होता है एज कम्पेयर टू इन एनारोबिक में। ठीक है, अब यहाँ पर क्या होता है? ये ह्यूमन बींग्स में हम लोग मान लेते हैं, ह्यूमन बींग्स की बात करते हैं, तो यहाँ पर ये एरोबिक रेस्पिरेशन होता है। तो ह्यूमन बींग्स में एनारोबिक रेस्पिरेशन भी होता है कभी कभी, जब ऑक्सीजन की मात्रा कम हो जाती है। ठीक है, ऑक्सीजन प्रॉपर ऑक्सीजन नहीं मिलता है, तो मसल सेल्स, ये क्या होता है? मसल सेल्स में होता है। तो ये सब क्वेश्चन पूछे गए हैं अलग अलग लैंग्वेज में। तो मसल सेल्स में ये होता है। तो यहाँ पर क्या होता है? इन द लैक ऑफ ऑक्सीजन लैक्टिक एसिड बनता है, ये भी 3 कार्बन मॉलिक्यूल है, इसका भी स्ट्रक्चर होता है, पर अभी हमें वो सब नहीं पढ़ना है। तो लैक्टिक एसिड और यहाँ पर हमारे पास एनर्जी आ जाता है, लैक्टिक एसिड प्लस एनर्जी। ठीक है, तो ये ह्यूमंस में होता है। क्वेश्चन पूछा गया कि ह्यूमन बींग्स में
जब ऑक्सीजन के प्रेजेंस में होता है रेस्पिरेशन तो उसका इक्वेशन लिखिए, और ऑक्सीजन के एब्सेंस में होता है तो उसका इक्वेशन मतलब बताइए क्या फॉर्म होता है। तो एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन में मसल सेल्स में क्या होता है, लैक्टिक एसिड का फॉर्मेशन होता है, और ये भी एनएरोबिक होता है, मतलब यहाँ पर आपका ऑक्सीजन का यूज नहीं होता है। तो आप ऐसा इसको लिख सकते हैं, ठीक है। तो ये दोनों एनारोबिक है, ये एरोबिक है। 2025 में, 2020 में और अलग अलग क्वेश्चंस में अलग अलग पार्ट्स में इसको पूछा गया था। और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट, ये जो फ्लो चार्ट है एनसीईआरटी में, इस फ्लो चार्ट का नाम है आपका ब्रेकडाउन ऑफ ग्लूकोज बाय डिफरेंट पाथवेज, ऐसे करके कोई नाम दिया हुआ है, ये चार्ट है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट चार्ट है, ठीक है। तो ह्यूमंस में जो ग्लूकोज होता है उसको तोड़ने के लिए 2 पाथवे फॉलो होता है। मैक्सिमम टाइम्स तो ये पाथवे फॉलो होता है, लेकिन कई बार जब ऑक्सीजन की सप्लाई कम होती है, लिमिटेड होती है, या फिर हम लोग बोल सकते हैं नहीं के बराबर होती है, तो क्या होता है, ये मतलब ये रेस्पिरेशन एनारोबिक रेस्पिरेशन होता है। लैक्टिक एसिड और एनर्जी यहाँ पर रिलीज होती है। In the presence of oxygen, CO2, water and energy, and in the absence of oxygen in muscle cells, lactic acid plus energy. Sometimes when there is a lack of oxygen in our muscle cells, pyruvate is converted into lactic acid. तो जो pyruvate होता है वो pyruvate lactic acid में बदल जाता है, ठीक है। This build-up of lactic acid in our muscles during sudden activity causes cramp. तो अचानक कुछ एक्टिविटी करते तो क्रैम्प सा आ जाता है मसल्स में, तो वो इसी कारण होता है क्योंकि लैक्टिक एसिड, ऑक्सीजन के जो सप्लाई है वो सप्लाई नहीं मिली, पूरी लिमिटेड है, तो उसके एब्सेंस में क्या होता है, लैक्टिक एसिड बन चुका है, और अचानक कोई काम करेंगे या फिर सडन एक्टिविटी करेंगे तो क्रैम्प आ जाता है मसल्स में, ठीक है। तो इसी के कारण होता है। तो ये जो प्रोसेस होते हैं रेस्पिरेशन के, ये सेल में होते हैं, इसको बोलते हैं सेलुलर रेस्पिरेशन। और ये कहाँ होते हैं, तो यहाँ पर ग्लूकोज कहाँ टूटता है, पायरुवेट या पायरुविक एसिड में, ये टूटता है साइटोप्लाज्म में। और ये एरोबिक रेस्पिरेशन कहाँ होता है, तो माइटोकॉन्ड्रिया में होता है, माइटोकॉन्ड्रिया में, ठीक है। यहीं पर एनर्जी रिलीज होती है, इसलिए इसको पावर हाउस ऑफ द सेल भी कहते हैं। ये एनर्जी रिलीज करता है और ये एनर्जी को क्या करता है, एटीपी मॉलिक्यूल्स में स्टोर कर देता है। तो एटीपी एनर्जी करेंसी होती है। तो ये प्रोसेस सेल में होते हैं, इसी कारण इन्हें सेलुलर रेस्पिरेशन भी कहते हैं। जब सेलुलर रेस्पिरेशन से एनर्जी रिलीज होता है तो इमीडिएटली उससे एक मॉलिक्यूल का सिंथेसिस होता है जिसे एटीपी कहते हैं, ठीक है। क्वेश्चन पूछा गया है 2021 में कि एनर्जी रिलीज होते ही किसका फॉर्मेशन होता है या फिर एटीपी क्या होता है, अलग अलग तरह से पूछा जा सकता है। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट था। तो ये हमारी क्लास नंबर 4 है, तो क्लास नंबर 4 में हम लोग इतना ही रखते हैं। फिर क्लास नंबर 5 में हम लोग आगे बढ़ेंगे, ठीक है। एटीपी के बारे में और भी, जैसे फॉस्फेट, जैसे एटीपी होता है एडेनोसिन ट्राइफॉस्फेट, तो डाइफॉस्फेट, फिर कैसे फॉस्फेट लिंकेज टूटता है, ऐसे करके कुछ प्रोसेस दिया हुआ है छोटा सा। फिर आप 11th में जाएंगे तो और डिटेल में पढ़ना है, पर अभी हम लोग थोड़ा ब्रीफ में पढ़ रहे हैं, थोड़ा थोड़ा पढ़ रहे हैं, एनसीईआरटी से पढ़ रहे हैं, पर एनसीईआरटी से भी सब नहीं पढ़े, कुछ कुछ पढ़ रहे हैं। और हमारा मेन फोकस है एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू का, ठीक है। तो यहाँ पर हमने क्लास नंबर 4 पूरा किया। क्लास नंबर 5 में हम लोग और आगे बढ़ेंगे और धीरे धीरे चैप्टर को पूरा करेंगे। एनसीईआरटी साइंस क्लास 10 हमारा चैप्टर है लाइफ प्रोसेसेस। क्लास 1 में हमने क्या स्टडी किया था, तो आप पहली क्लास से स्टडी करिएगा, उसको कनेक्ट करिएगा, क्योंकि हमारी बॉडी में सब न्यूट्रिशन, रेस्पिरेशन, ट्रांसपोर्टेशन, एक्सक्रीशन एक दूसरे के साथ कनेक्ट होकर मिलकर काम करते हैं। तो आप एक बार कनेक्ट करने की कोशिश करिएगा। तो न्यूट्रिशन में हमने क्या देखा था, हेट्रोट्रॉपिक और ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन। उसके बाद हमने देखा था फोटोसिंथेसिस के बारे में ब्रीफ में स्टडी किया था। 11th में आपको और डेप्थ में इसको स्टडी करना है। उसके बाद हमने क्या देखा था, इक्वेशन देखी थी। फोटोसिंथेसिस में क्या क्या प्रोसेस होते हैं, पहले क्लोरोफिल लाइट एनर्जी को एब्जॉर्ब करता है, फिर उस लाइट एनर्जी से जो लीफ में वाटर है उसको ब्रेक किया जाता है, स्प्लिट किया जाता है, और उसके बाद CO2 का रिडक्शन हो जाता है कार्बोहाइड्रेट्स में। उसके बाद हमने क्या देखा था, तो उसके बाद हमने क्लास नंबर 2 में देखा था कि जो स्टोमेटा होते हैं उनमें से गैसेस एक्सचेंज होता है, वाटर लॉस होता है ट्रांसपिरेशन के रूप में, है ना। और ये डायग्राम बहुत इंपॉर्टेंट था। स्टोमेटल जो पोर होता है उसको कौन कंट्रोल करता है, ओपनिंग एंड क्लोजिंग गार्ड सेल्स कंट्रोल करते हैं। वाटर कितना है उसके अनुसार ओपन या क्लोज होता है। उसके बाद हमने क्या देखा था, तो उसके बाद देखा था कि प्लांट्स को ग्लूकोज या कार्बोहाइड्रेट्स एनर्जी के अलावा और भी इम्पॉर्टेंट चीज़ें चाहिए होती हैं ग्रोथ के लिए, जैसे फास्फोरस, नाइट्रोजन, आयरन, मैग्नीशियम, ये सब मिनरल्स हैं। नाइट्रोजन प्रोटीन्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है, प्रोटीन सिंथेसिस के लिए। उसके बाद हमने हेट्रोट्रॉपिक न्यूट्रिशन देखा था।
हेटरोट्रॉपिक न्यूट्रिशन में पैरासाइट्स जो दूसरों से न्यूट्रिशन को डिराइव करते हैं, उसके एग्जांपल 2025 में कस्क्यूटा के पूछा गया था ऑप्शंस में। उसके बाद हमारे पास क्या है, सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म, वो अपना कैसे न्यूट्रिशन डिराइव करते हैं, तो उनमें टेम्पररी फिंगर लाइक एक्सटेंशंस होते हैं, ठीक है। फूड वैक्यूल का फॉर्मेशन होता है, फिर जो डाइजेशन होता है, मतलब ब्रेक किया जाता है कॉम्प्लेक्स सब्सटेंसेस को सिंपलर सब्सटेंसेस में। उसके बाद पैरामीशियम वो सीलिया के द्वारा उस स्पॉट पर पहुंचाता है फूड जहाँ पर डाइजेशन होगा। उसके बाद सबसे इम्पॉर्टेंट था न्यूट्रिशन इन ह्यूमन बींग्स, उसमें हमने एलिमेंट्री कैनल देखा। एलिमेंट्री कैनल में अलग अलग रीजन्स है जहाँ पर अलग अलग काम होते हैं, ठीक है। एंजाइम्स के बारे में हमने देखा। सलाइवा होता है हमारे माउथ में, उसमें सलाइवरी एमाइलेज होता है जो स्टार्च को सिंपलर सब्सटेंसेस में कन्वर्ट करते हैं, तो डाइजेशन हमारे माउथ में ही शुरू हो जाता है। डाइजेशन मतलब कॉम्प्लेक्स सब्सटेंसेस को सिंपलर सब्सटेंसेस में तोड़ना। उसके बाद देखा था कि ऑसोफेगस से स्टोमक में जाता है, स्टोमक में कुछ जूसेस निकलते हैं, सलाइवरी ग्लैंड्स होते हैं जैसे हाइड्रोक्लोरिक एसिड, पेप्सिन और म्यूकस रिलीज होते हैं। फिर हमने देखा था कि पेप्सिन जो एंजाइम होता है उसको एसिडिक मीडियम चाहिए, वो प्रोटीन को डाइजेस्ट करता है, तो एसिडिक मीडियम कौन प्रोवाइड करता है, तो हाइड्रोक्लोरिक एसिड प्रोवाइड करता है। उसके बाद हमने देखा था कि म्यूकस जो होता है वो प्रोटेक्ट करता है इनर लाइनिंग ऑफ स्टोमक को एसिड के एक्शन से, ठीक है। उसके बाद हमने एलिमेंट्री कैनल का डायग्राम इंपॉर्टेंट है, एक बार आप देख लीजिएगा। 2020 में आया था, हाल फिलहाल में तो नहीं आया है, पर फिर भी उससे रिलेटेड आ सकता है कि कुछ पार्ट्स ही आप बताइए या फिर पूरे पार्ट्स को डायग्राम में ड्रॉ करके दिखाइए, ऐसे आ सकता है, ठीक है। उसके बाद स्मॉल इंटेस्टाइन से जो फूड होता है वो स्टोमक से स्मॉल इंटेस्टाइन में जाता है। स्मॉल इंटेस्टाइन लॉन्गेस्ट पार्ट होता है, वहाँ पर भी फूड का डाइजेशन होता है। अब अलग अलग ऑर्गेनिज्म में अलग अलग होता है। हर्बीवोर्स क्योंकि उन्हें सेलुलोज को डाइजेस्ट करना होता है तो उसमें समय लगता है, तो लॉन्गर स्मॉल इंटेस्टाइन होता है। उसके बाद हमने देखा था कि स्मॉल इंटेस्टाइन में कार्बोहाइड्रेट्स, फैट्स और प्रोटीन्स ये पूरी तरह डाइजेस्ट हो जाते हैं, फिर एब्जॉर्ब होते हैं विली के द्वारा। तो इसमें कौन कौन हेल्प करता है, तो पेनक्रियाज हेल्प करते हैं, लिवर हेल्प करता है। तो लिवर बाइल जूस देता है। बाइल जूस क्या करता है कि स्टोमक में HCl के कारण एसिडिक मीडियम था तो वो स्मॉल इंटेस्टाइन में आता है, पर वहाँ पर पेनक्रियाटिक एंजाइम्स को एक्ट करने के लिए एल्कलाइन मीडियम चाहिए। तो एल्कलाइन मीडियम कौन करता है, तो बाइल जूस करता है। बाइल जूस का एक काम और क्या होता है कि जो लार्ज ग्लोब्यूल्स होते हैं फैट को, उनके छोटे छोटे ग्लोब्यूल्स में वो तोड़ देता है ताकि जो एंजाइम्स आए वो उस पर अच्छे से एक्ट कर सके, है ना। उसके बाद जो इंटेस्टाइन होता है स्मॉल इंटेस्टाइन, वो स्मॉल इंटेस्टाइन खुद कुछ जूसेस सिक्रीट करता है, ठीक है। पेनक्रियाटिक जूस, जो पेनक्रियाटिक एंजाइम्स होते हैं वो एक ट्रिप्सिन होता है, एक लाइपेज होता है। ट्रिप्सिन क्या करता है, प्रोटीन को डाइजेस्ट करता है जैसे पेप्सिन करता था, पर ट्रिप्सिन एल्कलाइन मीडियम चाहिए और पेप्सिन को एसिडिक मीडियम चाहिए। तो इसमें डिफरेंस भी आया था 2024 में, शायद ये पूछा गया था कि ट्रिप्सिन और पेप्सिन दोनों प्रोटीन को डाइजेस्ट करते हैं, तो दोनों में अंतर क्या है, ठीक है। तो जो पेप्सिन है वो सलाइवरी ग्लैंड से निकलता है और जो ट्रिप्सिन है वो पेनक्रियाज से निकलता है, पेनक्रियाटिक एंजाइम है। और लाइपेज जो है वो क्या करता है, लिपिड्स मतलब फैट्स हम लोग कह सकते हैं, इमल्सिफाइड फैट्स, जिसको बाइल जूस तोड़ दिया था उसको और वो डाइजेस्ट करता है और सिंपल सब्सटेंसेस में तोड़ता है। 2019 में फंक्शंस ऑफ पेनक्रियाज के बारे में पूछा गया था। उसके बाद हमने क्या देखा, उसके बाद हमने देखा कि जो वॉल्स ऑफ स्मॉल इंटेस्टाइन होते हैं वो खुद कुछ जूस निकालते हैं, जिसके कारण फाइनली जो प्रोटीन्स होते हैं अमीनो एसिड्स में, कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट्स ग्लूकोज में और फैट्स फैटी एसिड्स और ग्लिसरॉल में टूटता है ना। उसके बाद हमने देखा था कि विली, जब एब्जॉर्ब फूड मतलब जो सब चीज़ टूट गया स्मॉलर सब्सटेंसेस में, तो जो विली होता है उसके अंदर ब्लड वेसल्स होते हैं, वो उसको एब्जॉर्ब करके सेल्स में पहुंचाते हैं, फिर सेल्स में आगे के प्रोसेस होते हैं, ठीक है। तो ये हमने देखा था स्मॉल इंटेस्टाइन। फिर लार्ज इंटेस्टाइन में वाटर को एब्जॉर्ब किया जाता है और फिर जो अनएब्जॉर्ब और जो वेस्ट मटेरियल होता है वो एनएस के द्वारा बॉडी से बाहर निकाल दिया जाता है। तो हमने ये देखा था, ठीक है। क्लास नंबर 4, अब हम लोग क्लास नंबर 4 देखते हैं कि अब एब्जॉर्ब मटेरियल विली के द्वारा बॉडी के सेल्स में पहुंचाया जाता है ना, पहुंच गया। अब क्या होता है, सेल में इस एब्जॉर्ब फूड या एब्जॉर्ब मटेरियल से एनर्जी रिलीज़ की जाती है। तो ये जो प्रोटीन्स में कन्वर्ट हो गया फूड, एमिनो एसिड्स में मतलब प्रोटीन से एमिनो एसिड में कन्वर्ट हो गया, एमिनो एसिड में, और फिर आपका ग्लूकोज में कन्वर्ट हो गया, और आपका ग्लिसरॉल, फैटी एसिड्स, इन सब में जो कन्वर्ट हो गया, तो अब क्या होता है, अब इसके बाद इनसे रिएक्शन करके या रिएक्शन होती है जिससे एनर्जी रिलीज़ होती है। एब्जॉर्ब फूड मटेरियल से एनर्जी रिलीज़ होती है, ठीक है, और ये एनर्जी वेरियस लाइफ प्रोसेसेस के लिए इंपॉर्टेंट होती है। अब ये जो तरीका होता है वो अलग अलग ऑर्गेनिज्म में अलग अलग होता है, ठीक है, अलग अलग वो पाथ फॉलो करते हैं। सबके सेल में मान लीजिए ग्लूकोज पहुंच गया हमारा, तो ग्लूकोज से हमें पढ़ना है, तो ग्लूकोज पहुंच गया, तो अब ग्लूकोज से एनर्जी कैसे निकलेगी वो अलग अलग होता है, ठीक है। लेकिन सबसे पहला स्टेप सेम होता है, ग्लूकोज को पायरूवेट या पायरूविक एसिड में ब्रेक करते हैं सब।
तो ये पहला स्टेप सेल के साइटोप्लाज्म में होता है। तो ये भी क्वेश्चन पूछा गया है, जो पहला स्टेप होता है वो कहाँ होता है सेल में, तो साइटोप्लाज्म में होता है। हमने सेल ऑर्गेनेल्स के बारे में क्लास 9th में पढ़ा था। तो सेल ऑर्गेनेल्स के पहले हमने कुछ बेसिक फीचर्स पढ़े थे, जैसे न्यूक्लियस हो गया, प्लाज्मा मेम्ब्रेन हो गया, साइटोप्लाज्म हो गया। तो साइटोप्लाज्म में हमने देखा था कि वो लिक्विड होता है ना, तो वहाँ पर ये प्रोसेस अकर होता है। जो पहला स्टेप ग्लूकोज होता है, पायरुविक एसिड में टूटने वाला स्टेप। अब जो पायरुवेट है वो सब में फॉर्म होता है, और वो सब में फॉर्म होता है वो अब अलग अलग प्रोडक्ट्स में कन्वर्ट होता है। तो जो पायरुवेट या पायरुविक एसिड भी इसे कहते हैं, 3 कार्बन मॉलिक्यूल होता है। इसके स्ट्रक्चर्स वगैरह आपको हायर क्लासेस में पढ़ने 11th-12th में। तो यहाँ पर जो प्रोडक्ट होता है वो प्रोडक्ट अब अलग अलग हो जाता है, मतलब ग्लूकोज से सब पायरुवेट में जाएंगे, पर पायरुवेट से किस में जाएंगे वो अब डिपेंड करता है कौन सा पाथ एक ऑर्गेनिज्म फॉलो करता है। किस प्रोडक्ट में आगे पायरुवेट टूटेगा वो डिपेंड करता है कि ऑक्सीजन का प्रेजेंस है कि नहीं, मतलब ऑक्सीजन यूज़ हो रहा है कि नहीं हो रहा है। और ये जो है ये तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है चार्ट। 2025, 2020, 2021 इन सब में अलग अलग तरह से ये क्वेश्चन पूछा गया। वेरी इंपॉर्टेंट चार्ट है, इसको आपको पूरा याद कर लेना है। तो सबसे पहले ग्लूकोज कहाँ से आया, तो हमने देखा था स्मॉल इंटेस्टाइन में कार्बोहाइड्रेट्स पूरी तरह से टूट जाता है ग्लूकोज में, है ना, जो एंजाइम्स वगैरह एक्ट करते हैं। फिर वहाँ से विली क्या करता है, वो सब एब्जॉर्व करके सेल्स तक पहुँचा देता है। तो सेल्स के पास अब ग्लूकोज आ गया। तो ग्लूकोज 6 कार्बन मॉलिक्यूल होता है, C6H12O6। तो यहाँ पर साइटोप्लाज्म में 2025 में पूछा गया था कहाँ पर ये प्रोसेस होता है, तो साइटोप्लाज्म में ये पायरुवेट में टूटता है। इसको पायरुविक एसिड भी कहते हैं। 3 कार्बन मॉलिक्यूल होता है और यहाँ पर पहले एनर्जी रिलीज़ होती है। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। इसके बाद एनर्जी कहाँ रिलीज़ होती है, इसके बाद एनर्जी रिलीज़ होती है कि पायरुवेट में कैसे तोड़ेंगे हम लोग। तो यहाँ पर अगर ऑक्सीजन का प्रेजेंस नहीं है, ऑक्सीजन का यूज़ नहीं हो, जैसे यीस्ट में, तो यीस्ट में क्या होता है कि ऑक्सीजन का प्रेजेंस नहीं होता है, मतलब यूज़ नहीं होता है, तो इसको बोलते हैं एनएरोबिक रेस्पिरेशन। ठीक है, तो ये रेस्पिरेशन, यही रेस्पिरेशन होता है। तो सिर्फ सांस लेना रेस्पिरेशन नहीं होता है, जो ग्लूकोज है उसको तोड़ के एनर्जी, पूरा जो प्रोसेस होता है वो भी रेस्पिरेशन होता है। तो ब्रीदिंग एक उसके अंदर हम लोग सबसेट जैसा कह सकते हैं, लेकिन रेस्पिरेशन थोड़ा बड़ा होता है, इससे एनर्जी रिलीज़ होता है। तो अब ये पायरुवेट इथेनॉल में टूट जाता है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ठीक है, हमने 10th में देखा भी था, मतलब चैप्टर 4 में थोड़ा सा पढ़ना है, और जब आप 11th में जाइएगा, 12th में जाइएगा, ऑर्गेनिक पढ़िएगा केमिस्ट्री में, तो ये सब कंपाउंड्स बहुत इंपॉर्टेंट है। तो इथेनॉल में और कार्बन डाइऑक्साइड में टूटता है और एनर्जी रिलीज़ होता है। तो क्वेश्चन अलग अलग तरह से फॉर्म हो सकते हैं कि किस में कार्बन डाइऑक्साइड और इथेनॉल में टूटता है पायरुवेट, ऐसे करके। उसके बाद हमारे पास क्या होता है, एरोबिक रेस्पिरेशन होता है, जिसमें ऑक्सीजन का प्रेजेंस होता है। तो ये एनिमल सेल हम लोग में क्या होता है, ये ऑक्सीजन के प्रेजेंस के संग एनर्जी रिलीज़ होता है। ठीक है, तो इसमें क्या होता है, CO2 और H2 और एनर्जी रिलीज़ होता है, इसको बोलते हैं एरोबिक रेस्पिरेशन। एरोबिक रेस्पिरेशन में जो एनर्जी रिलीज़ होता है वो बहुत ज़्यादा होता है एनारोबिक रेस्पिरेशन के मुकाबले। ठीक है, तो ऑक्सीजन यूज़ हुआ, ऑक्सीजन यूज़ नहीं हुआ, तो फिर ये क्या है, अब ये आपका क्या है, ये भी हम ह्यूमन बींग्स में ही होता है। ठीक है, पर मसल सेल्स में होता है, ये एक स्पेसिफिक कंडीशन में होता है। ठीक है, हमेशा नहीं होता है। क्या होता है कि कभी कभार ऑक्सीजन का जब एब्सेंस होता है या वो कम होता है, ठीक है, तो क्या होता है उसमें मसल सेल्स जो हमारे हैं, उन मसल सेल्स में लैक ऑफ ऑक्सीजन में भी एनर्जी रिलीज हो जाता है, पायरुवेट टूट जाता है। ठीक है, उसमें लैक्टिक एसिड का फॉर्म होता है, 3 कार्बन मॉलिक्यूल। तो ये दोनों हम ह्यूमन बींग्स में होते हैं, मतलब एक एग्जांपल एनिमल सेल्स ले लेते हैं, तो यहाँ पर ह्यूमन बींग्स में होते हैं। तो ह्यूमन बींग्स में क्वेश्चन पूछा गया कि ह्यूमन बींग्स में लैक ऑफ ऑक्सीजन में क्या प्रोडक्ट बनता है, तो लैक्टिक एसिड बनता है। अब इसके बारे में बहुत सारे डेप्थ हैं, डिटेल हैं, कौन कौन से ऑर्गेनिज्म ये करते हैं, नहीं करते हैं, कब करते हैं, और फिर इनके फार्मूला क्या है, स्टेप्स क्या है, तो ये सब हायर क्लासेस में पढ़ना है। हमें अभी बहुत ही ब्रीफ में धीरे धीरे एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से हम लोग थोड़ा थोड़ा समझ के आगे बढ़ रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पर ये 3 प्रोसेस होते हैं। तो ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है कि लैक ऑफ ऑक्सीजन ह्यूमन बींग्स में प्रोडक्ट बताइए। ठीक है, प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन ह्यूमन बींग्स में प्रोडक्ट बताइए, यीस्ट में प्रोडक्ट बताइए, ऐसे करके लैंग्वेज घुमा घुमा के पूछा जा सकता है। ठीक है, तो ये आपका लैक्टिक एसिड जब हमारे लैक ऑफ ऑक्सीजन मसल सेल्स में होता है, और इसीलिए क्या होता है कि लैक्टिक एसिड फॉर्मेशन से कई बार सडन क्रैम्प हो जाता है एक्सरसाइज वगैरह में, लैक्टिक एसिड का फॉर्मेशन से। तो ये एक छोटा सा लाइन दिया हुआ है, तो आप इसको ध्यान रख सकते हैं, इसमें से क्वेश्चन शायद पूछे जा सकते हैं। उसके बाद हमारा अगला क्या है कि ह्यूमंस में ग्लूकोज को तोड़ने के लिए 2 पाथवे फॉलो किए जाते हैं, इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन CO2 प्लस वाटर प्लस एनर्जी जो हमने देखा, और इन द एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन ये मसल सेल्स में होता है, लैक्टिक एसिड प्लस एनर्जी। समटाइम्स व्हेन देयर इज अ लैक ऑफ ऑक्सीजन इन आवर मसल सेल्स, पायरुवेट इज कन्वर्टेड इनटू लैक्टिक एसिड एंड एनर्जी इज रिलीज। तो एनर्जी रिलीज करने के लिए ऑक्सीजन कम है पर एनर्जी चाहिए, तो क्या होता है कि जो पायरुवेट है वो लैक्टिक एसिड में तोड़ दिया जाता है। ठीक है, इन द एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन।
दिस बिल्ड अप ऑफ लैक्टिक एसिड इन आवर मसल्स ड्यूरिंग सडन एक्टिविटी कॉजेज क्रैम्प। तो अचानक कोई एक्टिविटी करते हैं, ठीक है, तो अचानक हमें मसल्स में क्रैम्प हो जाता है, ठीक है। तो ये इसी कारण होता है, लैक्टिक एसिड फॉर्मेशन के कारण। ये प्रोसेस सेल में होते हैं, इसे सेलुलर रेस्पिरेशन कहते हैं आप, क्योंकि ये प्रोसेस सेल में होते हैं तो इसलिए इन्हें सेलुलर रेस्पिरेशन भी कहते हैं। जब सेलुलर रेस्पिरेशन से एनर्जी रिलीज़ होता है तो इमीडिएटली उससे एक मॉलिक्यूल सिंथेसिस होता है जिसको एटीपी कहते हैं, ठीक है। अब ये एनर्जी रिलीज़ होता है, उस एनर्जी को स्टोर कर लिया जाता है किसमें, एटीपी मॉलिक्यूल्स में, ठीक है। तो बहुत सारे एटीपी मॉलिक्यूल्स का फॉर्मेशन होता है और जब भी बॉडी को यूज़ होता है तो बॉडी उस एटीपी मॉलिक्यूल जो है उसका यूज़ करती है एनर्जी के लिए, वर्क करने के लिए, ठीक है। जैसे प्लांट्स में हमने देखा था कि जो ग्लूकोज होता है वो स्टार्च के रूप में स्टोर हो जाता है और जब भी ज़रूरत होती है तो स्टार्च में से ले लिया जाता है। और उसी तरह हम ह्यूमन बींग्स में ग्लाइकोजन के फॉर्म में कुछ जो हमारा फूड में से ग्लूकोज है वो स्टोर कर लिया जाता है। वैसे जो एनर्जी रिलीज़ हो जाता है वो तुरंत एटीपी में, जो माइटोकॉन्ड्रिया है वो उसको एटीपी में कन्वर्ट कर देता है, एटीपी मॉलिक्यूल्स का फॉर्मेशन होता है और जब भी हमें काम करने के लिए या कुछ एनर्जी नीड चाहिए होती है तो फिर उससे हम लोग ले सकते हैं एटीपी मॉलिक्यूल से, इसलिए एटीपी को एनर्जी करेंसी ऑफ द सेल भी कहते हैं। तो इसी के साथ हमने क्लास नंबर 4 पूरा किया। क्लास नंबर 5 में हम लोग यहाँ से एटीपी से आगे बढ़ेंगे कि फिर आगे क्या होता है, और भी कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं, ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम, फॉर्निक्स, लाइनिक्स, ये सब कहाँ पर हैं उनको हमें देखना है, फिर एल्वियोली का क्या फंक्शन होता है ये सब थोड़ा देखना है। उसके बाद हम लोग ट्रांसपोर्टेशन में जाएंगे और धीरे धीरे इस चैप्टर को पूरा करेंगे।